सवाल पाइपर सिरका के सीआईओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के बारे में बात करने के लिए। अभय, गुड मॉर्निंग। आज हमारी बातचीत ऐसे समय में हो रही है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स अलाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जितना बात कर ले हम, क्रूड का अकेले ही बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है भारत को क्रूड के प्राइस को गिरने में। लेकिन अभी ये व्यू आ रहा है कि साहब इंडिया जो है अपने आप में एक एसेट क्लास नज़र आ रहा है। एक पॉजिटिव वाले और बुल ऑप्टिमिस्टिक लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ की क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स बेटर है और जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो मेजर लिए जा रहे हैं कैपेक्स बूस्ट करने के, वो इंडिया को ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहने देंगे। आगे चल के अर्निंग बहुत ज़ोर से ग्रो करेंगी। दूसरे लोग कह रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है साहब, पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन आएगा, इंडिया पे भी असर आएगा। इसके बीच में आप अपना पोर्टफोलियो कैसे आउट परफॉर्म कराएंगे? अजय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। पहले मैं एक दिल से ये बात कहना चाहूंगा आपको और आपके को एंकर्स को कि जिस तरह से आप लोगों ने पिछले 4 महीने के वॉलेटाइल पीरियड में अपने दर्शकों का कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखा है। मार्केट इतना वॉलेटाइल था, पर फिर भी आप लोगों ने अपने रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स जो हैं आपके दर्शक, उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि किसी ने कोई गलत काम ना करे। तो मेरे कॉम्प्लीमेंट्स आपको और आपकी टीम को उसके लिए। और आपका जो सवाल है, ये जो डिस्कशन है अजय की जो फंडामेंटल्स हैं और वो मार्केट को कैसे इंपैक्ट करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो हमेशा ही सवाल रहेगा। इसका मेरे को नहीं लगता कि कभी हम ऐसा दिन देखेंगे जहां पे कोई कंसेंसस होगा। जो डेटा हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ ग्राउंड रिसर्च, हम चैनल से बात करते हैं और पिछले 4 महीने से बात कर रहे हैं रेगुलरली। और मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे कहा था कि हमको तो कोई डिमांड में स्लो डाउन नहीं लग रही है। जो भी आरबीआई ने 2 रेट हाइक्स भी लिए, उसके बावजूद रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बहुत अच्छी है, इंक्वायरीज अच्छी है, अब इन्वेंट्री बननी शुरू हो गई है। और दूसरा जो मैक्रो इम्पैक्ट आ रहा है वो भी डेटा में दिख रहा है। आपने देखा कल या परसों डेटा आया था कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 14 साल के हाई पे है। तो मतलब जॉब्स की कमी नहीं है इस टाइम पे। दूसरा हमने देखा कि जो सर्विसेज पीएमआई है वो भी 20 मंथ हाई पे है, प्री कोविड के हाई से भी ऊपर है। तो अगर रॉ डेटा देखें तो मुझे नहीं लगता कि अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी पे कोई भी डाउट होना चाहिए। और अगर हमारा ये एनालिसिस है कि 2024 में जो निफ्टी की अर्निंग्स है वो 1000 रुपए के आसपास होनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो मार्केट महंगा नहीं है ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। अभी भी हम 17.5-18 टाइम 2024 पे ट्रेड कर रहे हैं, जो महंगा नहीं है। और उसके बियॉन्ड जो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, ऐसी भी उम्मीद है। तो एक अंडर ओन्ड मार्केट है इंडिया। एफपीआई की सेलिंग काफी 9 महीने तक थी, अब रिवर्स हुई है। तो मुझे लगता है एफपीआई के फ्लोज अगले 3-4 महीने तक आते रहेंगे। डोमेस्टिक फ्लोज भी स्ट्रॉन्ग है, मैक्रो एनवायरनमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ में अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी भी अगर स्ट्रॉन्ग रही तो मुझे लगता है ये तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो उन्हें मिस नहीं करनी चाहिए। साल के लिए बोला आपने अभय, 1000 रुपए ईपीएस निफ्टी का जी, 2024 का जो फोरकास्ट है, जो आगे एक साल है, 2023 का 6 महीने ज्यादा तो निकल गया, तो बाजार ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा होगा, रोल ओवर हो रहे होंगे ना फॉरवर्ड। बिल्कुल रोल ओवर हो रहा है, और रोल ओवर हो रहा है। अब तो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं 2025 का ईपीएस। तो और ये भी अजय मैं कहूंगा कि ये 50 स्टॉक का एवरेज ईपीएस है, ये मार्केट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इंडिया ऑलरेडी एक काफी ब्रॉड बेस्ड मार्केट बनता जा रहा है। और आप देखें निफ्टी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो अभी भी अपने हाई से बहुत दूर है। जो रिकवरी आई है वो आई है निफ्टी में और लार्ज कैप्स में, पर स्मॉल कैप्स काफी सारे ऐसे हैं जो अभी भी बीटन डाउन वैल्यूएशंस पे हैं। तो एस्ट्यूट इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो लोग अभी कैश में भी बैठे हुए हैं उनको फर्दर करेक्शन की वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है फिर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी उनके लिए। राइट, मॉर्निंग अभय। तो ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स जिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है वो तो एक बड़ा ट्रिगर है ही अब, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर Q2 की उस पर नजर जरूर होगी। लेकिन इस वक्त आप और कौन से मेगा ट्रेंड्स को पढ़ रहे हैं? लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज आप कहाँ देखें? क्योंकि आपके एक इन्वेस्टर रिपोर्ट में पढ़ भी रहे थे कि आपको जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए एक्सपोर्ट्स हैं वो सेगमेंट काफी पसंद आते हैं। इन थीम्स पर आप कौन से सेक्टर्स पर ज्यादा बुलिश हैं? जी प्रियंका,
मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का शेयर ग्लोबली इतना कम रहा है कि अब फाइनली एक रियलाइजेशन है गवर्नमेंट लेवल पे भी, बड़ी सीरियस, और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, कि आत्मनिर्भर बनना है तो पहले जो हम अपना इंपोर्ट्स कर रहे हैं बेसिक सिंपल आइटम्स का, उसको बंद करें, और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स का भी रेशियो बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स में, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट शेयर है वो सिर्फ 1.3% है, जबकि हमारी जीडीपी की मार्केट शेयर 3.1% है। तो यहाँ से ट्रिपल होना मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स का अगले 5 साल में, इतना टारगेट सब लेके चल रहे हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, उसमें ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में है, फार्मास्यूटिकल एपीआईज में है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में है। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं जो पूरा फायदा अब उठा सकती हैं इसका। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज्यादा एक्सपोर्ट्स पे हम काफी फोकस कर सकते हैं अभी। आपने बहुत शानदार बात बोली है। हमारी और डिम्पी की काफ़ी बात होती रहती है इस पे। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स कई सालों के बाद ब्रेकआउट कर रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ ऐसा दिख भी रहा है, प्राइजेस में भी दिख रहा है, और अभी भी यही बात बता रहे हैं कि हाँ, इनमें अभी काफ़ी वैल्यू दिखती है। अब एक चीज़ और पता करनी है, आज ही ऐसा दिखने लगा, आज क्या मतलब 3-4 दिन से ऐसा दिख रहा है कि आईटी भी थोड़ा बहुत हिलने डुलने लगा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि आईटी का ज़्यादातर बिजनेस ग्लोबली है और वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, जैसे यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर क्या हो रहा है। इंडिया का पार्टिसिपेशन ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाएगा। आपको लग रहा है कि अब वो स्थिति आ गई है कि आईटी ने भी यूएस की ज़्यादातर दिक्कतों को डिस्काउंट कर दिया और यूरोप की भी ज़्यादातर दिक्कतों को डिस्काउंट कर दिया? एक ना एक दिन तो उनके भी अच्छे दिन आएंगे ना सर, जैसे हमारे आ रहे हैं। डिम्पी, आपकी बात एकदम ठीक है। एक आईटी में ना एक ये बड़ा सिंपलिस्टिक सा व्यू रहता है एनालिस्ट का कि अगर यूएस रिसेशन में चला गया तो हमारी आईटी कंपनीज को नुकसान होगा। मैं बल्कि इसका ऑपोजिट व्यू लेता हूं, क्योंकि हमारी जो आईटी कंपनीज है वो अपने लोअर प्राइसेस की वजह से एक डिफ्लेशन एक्सपोर्ट करती है यूएस में। तो यूएस को अगर अपना इन्फ्लेशन रेट कम करना है तो उसको रिलाई करने पड़ेगा ऐसे इम्पोर्टर्स पे जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स उसको सस्ते भाव में बेचें बाहर से, यूएस के बाहर से। तो आईटी कंपनीज के लिए, और स्पेशली इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि चाहे थोड़ा अपना मार्जिन लेस कर सकें पर मार्केट शेयर बढ़ा सकें अपनी प्राइसिंग की वजह से। और बहुत रिसेप्टिव एनवायरनमेंट है अभी यूएस में, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स डिफ्लेशन इन यूएस। तो मेरा इसका कॉन्ट्रा व्यू है। मेरे को लगता है कि जो आईटी सर्विसेज में आप अगले साल 2 साल में वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे, टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे, मार्जिन में शायद थोड़ा 1-2% का प्रेशर रहे, पर जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो लोगों को सरप्राइज करेगा अपसाइड पे। जो मैं देख रहा था आपकी लिस्ट कि आप मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल को प्ले करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड पे इंडिया में कैपेक्स हुआ नहीं बहुत सालों तक क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कमजोर था। तो इंडियन कॉर्पोरेट्स भी पहल कर रहे हैं, और क्योंकि डिमांड इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है जैसा आपने ही बताया, कोई इम्पैक्ट नहीं खास। दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसीज बहुत आ रही हैं और वो इंसेंटिवाइज कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा दे रही हैं। तो इस थीम को आप कैसे खेल रहे हैं? ऑटो एंसरी, कैपिटल गुड्स या कुछ और मैन्युफैक्चरिंग को लेके? अजय, हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो में बहुत समय से है, वो है डिक्सन। और वो मुझे लगता है कि एक अक्रॉस द सेक्टर्स बड़ा प्लेयर है मैन्युफैक्चरिंग का, प्योर मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि वो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और बहुत सारी चीज़ों के। अभी उन्होंने गूगल के साथ एक वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है जहाँ पे वो डायरेक्टली एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइसेस बना सकते हैं। उन्हें अपने कस्टमर्स पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा इस लाइसेंस का। और डिक्सन के अलावा कंपनीज हैं टू व्हीलर स्पेस में, बजाज ऑटो, टीवीएस, जिनका एक्सपोर्ट्स पे फोकस है। ये तो इस तरह से। और फिर एक स्टील के जो स्पेशलाइज्ड स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, एपीएल, अपोलो जैसे, ये भी हमारे पोर्टफोलियो में है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है अजय। ये कुछ अपॉर्चुनिटी जिन्हें हम देख रहे हैं, और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे रिसर्च में है अभी,
और होपफुली हमें मौका मिलेगा जल्दी उन्हें ऐड करने का। अभय, इनफैक्ट पूरा जो साइकिल इम्प्रूव हो गया है उसमें हमने देखा है कि रियल एस्टेट और इंफ्रा में भी बहुत अच्छी साइंस आ रही हैं, वॉल्यूम ग्रोथ है, डिमांड अच्छी आ रही है। आपने डिमांड की बात की, जो हमारे